बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर रागले इसमें आतिफ वक्कास और ये लेक्चर नंबर 7 है चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन का, जिसमें आज हम बात करेंगे कोलिजन्स के मुतालिक। लास्ट टाइम हमने न्यूटन लॉज डिस्कस की थी और उसको मैं 1-2 मिनट में कंक्लूड करता हूँ कि उसमें हमने क्या पढ़ा था, फिर आगे हम कोलिजन्स की तरफ जाते हैं। न्यूटन लॉज में हमने ये देखा था 3 लॉज हैं न्यूटन की, और पहली लॉ की जो स्टेटमेंट है दैट इज़ अबाउट इनर्शिया, तो हम ये कहेंगे कि फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया। वो इनर्शिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज इट्स यूनिफॉर्म मोशन until and unless some external force acts on it। अगर बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस का जो सम है, वेक्टर सम, वो ज़ीरो आए तो इसका मतलब है कि बॉडी का के मोशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक, और एक्सेलरेशन उसमें ज़ीरो होगी। तो ये फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ ने जो है दैट इज़ अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, कि किस तरह किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होती है। सो दैट इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ फोर्स। फोर्स जो है अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो ना हो तो वो किस चीज़ की इक्वल है? एफ एक्सटर्नल जो है दैट इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये उसका इफ़ेक्ट होगा। अगर नॉन ज़ीरो होगा तो वो मोमेंटम को चेंज कर सकेगा, तो मोमेंटम का टाइम रेट ऑफ चेंज जो है उसको हम फोर्स कहते हैं, बिकॉज फोर्स ही है जो कि मोमेंटम में चेंज प्रोड्यूस करता है। और अगर इसको पी की जगह एम भी लिख लेते हैं तो दोबारा यहाँ से आप ये डिराइव कर सकते हैं एम ए। तो ये दोनों न्यूटन सेकेंड लॉ को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं ये क्वेश्चंस पूछती हूँ जिसमें अक्सर स्टूडेंट से गलती हो जाती है, चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्वेश्चन इज ऑप्शन में आ जाता है इम्पल्स, फोर्स, टॉर्क, नन। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मोमेंटम की बजाय लीनियर मोमेंटम लिख लेता हूँ। एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे 5th चैप्टर में। चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है इसे क्या कहते हैं? अब अगर स्टूडेंट्स को न्यूटन सेकेंड लॉ याद होता है तो वो जल्दी में कह लेते हैं कि जी चेंज इन मोमेंटम तो फोर्स है, हालांकि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ फोर्स है। चेंज इन मोमेंटम जो है दैट इज़ इम्पल्स, जो हमने कल डिस्कस किया था कि अगर दोनों साइड डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करें तो इम्पल्स हमारे पास एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी आता है, जबकि मोमेंटम में टाइम का जो रेट ऑफ चेंज है वो फोर्स होता है। तो इसलिए ये इम्पल्स आंसर आएगा, एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम। ये बात याद रखनी है। और थर्ड लॉ जो है उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, एज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का
रिएक्शन होता है वो मैग्नीट्यूड में एक्शन के इक्वल होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है। अब इस पे किस तरह का क्वेश्चन आता है, थर्ड लॉ पे a body X exerts force F on another body Y. Can the reaction of body Y balance the force exerted by body A? दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी बी है एक बॉडी ए है और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रही हैं। अब बॉडी ए जो है बॉडी बी के ऊपर एक फोर्स लगाती है, दैट इज़ एफ। और हम ये पढ़ चुके हैं थर्ड लॉ में कि बॉडी बी सिमिलरली इतनी ही फोर्स बॉडी ए के ऊपर लगाएगी, सो दैट फोर्स वुड आल्सो बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द सेम फोर्स, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं। एक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस एफ होगा, ये चूँकि डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट हैं। मसला इसमें क्या है, ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते और उसका रीज़न ये है कि दोनों एक ही बॉडी पे एक्ट नहीं करते। अगर आप कोई इक्विलिब्रियम की कंडीशन चाहिए, आप दो फोर्सेस का सम ज़ीरो करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों एक ही बॉडी पे एक्ट करें। सो आप लिखेंगे नो दे it cannot balance that force because they act on different bodies. The forces act on different bodies. इसलिए वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकते। सो एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकती, ये बात आपने याद रखनी है। अब हम एक और कंडीशन ले लेते हैं थर्ड लॉ की, क्योंकि ज़ाहिर है डेली लाइफ में ये बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। जब आप चलते हैं, एग्जांपल्स जो हैं, आपका चलना, क्योंकि आपके जूतों और फर्श के दरमियान फ्रिक्शन ना होती, और पहले तो क्योंकि आपके जूतों और फर्श के दरमियान इंटरेक्शन होती है, आप आगे की तरफ आप ज़मीन को पीछे धकेलते हैं, ज़मीन आपको आगे की तरफ धकेलते हैं। बिल्कुल इसी तरह फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, परिंदे हवा को पीछे की तरफ धकेलते हैं, वो आगे की तरफ जाते हैं। रॉकेट इन एटमॉस्फेयर के अंदर जब रॉकेट जाता है तो वो हवा को पीछे की तरफ धकेलता है और ख़ुद आगे की तरफ जाता है। एंड कोलिजन्स की बहुत सारी एग्जांपल्स, और कोलिजन्स को आगे हम डिटेल से भी देखते हैं। तो ये बातें थर्ड लॉ में आपने याद रखनी है। सबसे अहम चीज़ ये है कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर भी कोई फोर्स लग रही है F1 और इधर भी कोई फोर्स लग रही है F2, और F1 F2 के साथ मैग्नीट्यूड में सेम हो और वो कंकरेंट भी हो, उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है सेम हो, वो सेम लाइन ऑफ एक्शन से पास होते हों, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इनका सम जो है F1 प्लस F2, इनका वेक्टर सम हमारे पास 0 वेक्टर आता है। ये अब एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। बेशक ये कंकरेंट ना भी हो, F1 इधर हो और F2 इधर हो, तब भी समेशन ऑफ फोर्सेस हमारे पास 0 ही आएगा। लेकिन चूँकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो होगा, लेकिन रोटेशन मुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट आर्म मौजूद है, या जिसको हम कपल आर्म कहते हैं। दो सेम फोर्सेस
लगे हैं तो इसको कपल कहते हैं, और F1 और F2 के दरमियान कपल आर्म मौजूद है, इसलिए यहाँ पर रोटेशन होगी। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। बहरहाल इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि फोर्सेस एक ही बॉडी पे एक्ट करें। अगर दो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करें तो वो इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते। कोलिजन क्या है? It is a interaction between one of the interaction between two bodies that come into a closest approach for very short interval of time। दो बॉडीज़ जब बहुत कम टाइम के लिए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए, इंतहाई क्लोजेस्ट अप्रोच में आए, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, और ये दोनों किसी टाइम के लिए जब आप एक दूसरे की तरफ जाएं या इनमें से एक मोशन करे, लेकिन ये किसी तरह से कांटेक्ट में आए, तो बहुत कम टाइम के लिए ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं। तो इस दौरान इनकी जो इंटरेक्शन होती है, जो एनर्जी का एक दूसरे को वो ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम करते हैं। क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, एक दूसरे के साथ मोमेंटम और एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं। और अगर हम इसको आइसोलेटेड मान लें, हम ये एज्यूम कर लें कि इधर उधर से इन दोनों पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, तो फिर उसकी वजह से इसके लिए हम कुछ मैथमेटिक्स भी डेवलप कर सकते हैं। सो कोलिजन इसको कहते हैं। कोलिजन के लिए ये ज़रूरी नहीं है फिज़िकल कांटेक्ट नेसेसरी नहीं है कि वो फिज़िकली टच हो एक दूसरे के साथ। ज़रूरी नहीं है, फिज़िकल कांटेक्ट इज़ नॉट नेसेसरी। अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल एक प्रोटॉन है और ये हीलियम का न्यूक्लियस है जिसमें दो न्यूट्रॉन होते हैं, दो प्रोटॉन होते हैं, तो इसके करीब जाता है तो ऑब्वियसली प्रोटॉन चूँकि पॉजिटिव होते हैं तो ये रिपल्शन करेंगे। लेकिन इसको अगर आप कोई एनर्जी देकर इसकी तरफ फेंक देते हैं तो ये बहुत क्लोज आकर ना एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, और ऑब्वियसली ये टच तो नहीं होंगे, लेकिन इस इंटरेक्शन को भी हम कोलिजन ही कहते हैं। और आप लोग आमतौर पर जो गैसेस के मुतालिक बात करते हैं या इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर के अंदर जब मोशन का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द न्यूक्लियाई, दैट इज़ एक्चुअली इंटरेक्शन। और उस कोलिजन में फिज़िकल कांटेक्ट ज़रूरी नहीं होता, पॉजिटिव को कभी टच नहीं कर सकता, सिमिलरली नेगेटिव को भी टच नहीं कर सकता। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ फिज़िकल कांटेक्ट, दे कैन इंटरेक्ट थ्रू देयर फील्ड्स। एंड इंटरेक्शन जो है, जैसा कि मैंने यहाँ बात की है, फील्ड्स के ज़रिए, थ्रू फील्ड के ज़रिए भी वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ज़रिए से। फिर इसकी दो टाइप्स हैं। हम इसको चूँकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं, तो इसमें कोलिजन की दो मेन टाइप्स हैं। एक है इलास्टिक कोलिजन और एक है इन इलास्टिक कोलिजन।
इलास्टिक कोलिजन ये है कि जिसके अंदर सम ऑफ मोमेंटा, मैंने इसको सिर्फ पी लिख लिया, सम ऑफ मोमेंटा बिफोर कोलिजन ये इक्वल होता है सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर कोलिजन, उसके ऊपर मैं डैश लगाता हूँ। तो अगर दो बॉडीज़ हैं वो आपस में कोलाइड करती हैं और कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद आप देखें तो मोमेंटा का सम जो है वो सेम रहता है। ऐसा हो सकता है कि दोनों में से एक मोशन में हो, एक रेस्ट पे हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रेस्ट में हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक का मोमेंटम ज़ीरो हो दूसरे का नॉन ज़ीरो। लेकिन कोलिजन से पहले दोनों के मोमेंटा का वेक्टर सम लें, कोलिजन के बाद दोनों के मोमेंटा का वेक्टर सम लें, वो बराबर रहेगा। और ये दोनों केसेस में ऐसा होगा, चाहे कोलिजन इलास्टिक है चाहे कोलिजन इन इलास्टिक है, ये वेक्टर होता है। लेकिन चूंकि हम आसानी के लिए वन डायमेंशनल केस लेंगे और वन डायमेंशनल केस में फिर वेक्टर और मैग्नीट्यूड एक ही बात होती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में होता है, मैग्नीट्यूड भी वही होता है जो कि वेक्टर होता है, इसलिए एरो लगाने की फिर अक्सर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और वन डायमेंशनल केस में हम डायरेक्शन का प्लस माइनस से फैसला करते हैं। लेकिन अगर ये टू डायमेंशनल केस हो तो फिर आप इस तरह करते हैं कि एक्स कंपोनेंट का सम आपस में ज़ीरो ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं, और वाई कंपोनेंट्स का जो सम है वो आपस में सेम ले लेते हैं। यानी द सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटा बिफोर कोलिजन एंड द सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटा आफ्टर कोलिजन, एंड सिमिलरली वाई कंपोनेंट्स के लिए ये फिर हम टू डायमेंशंस में इस तरह लिखते हैं, ठीक है। और थ्री डायमेंशन में फिर जी भी आ जाएगा। लेकिन बहरहाल आपका ज़्यादातर हमारा फोकस होता है वन डायमेंशन में, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन वन डायमेंशनल केस में आते हैं। टू डायमेंशंस में भी आ जाएं, जैसे कि आप काउंटर स्कैटरिंग वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है टू डायमेंशंस की, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, ये तो इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, दोनों केसेस के लिए सेम होता है। लेकिन दूसरी अहम कंडीशन इस पे ये है कि काइनेटिक एनर्जीज़ का सम बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जीज़ का सम आफ्टर कोलिजन। अगर तो इलास्टिक कोलिजन है तो ये इनमें काइनेटिक एनर्जीज़ का सम बिफोर एंड आफ्टर सेम रहता है, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में ये चीज़ नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी जो है वो और फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जीज़ का सम बिफोर एंड आफ्टर सेम नहीं रहता। हाँ, टोटल एनर्जी की कंजर्वेशन को आप कहीं पे भी वायलेट नहीं कर सकते, तो उसमें आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ई डैश, एंड सिमिलरली ये इधर भी होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो जाए। तो ये अहम बातें इसके मुतालिक आपने याद रखनी है। अब इलास्टिक कोलिजन की आम एग्जांपल्स अगर हम लिखें तो फिर इसके लिए हम बिलियर्ड बॉल्स, ये तकरीबन इलास्टिक होते हैं, या पार्टिकल्स गैस यानी मालिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, तो वो आपस में जब टकराते हैं तो उनको हम आमतौर पर इलास्टिक कोलिजन मानते हैं। जबकि इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल्स में से आपको मिल सकता है गन फायर, न्यूक्लियर डिके, एक्सप्लोजन्स, रियल कोलिजन्स जितने भी डेली लाइफ में होते हैं वो इन इलास्टिक होते हैं। तो इन सारे केसेस में आपको इन इलास्टिक कोलिजन्स के साथ डील करना पड़ता है। अब इन सब पे क्वेश्चंस बन सकते हैं और इस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इन दोनों की बाकायदा एनालिटिकल जो है ट्रीटमेंट मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। अभी मेरे पास कुछ टाइम की कमी होने की वजह से मैं इसमें मज़ीद बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं इधर ही से कंटिन्यू करूँगा। हम इन सब के ऊपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसको फिर कंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दा अल्लाह पामान।